जय हिंद डियर स्टूडेंट। 2018 का पार्ट फर्स्ट हमारे सामने है। हमारी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम लोग 2018 का पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। बच्चों पार्ट फर्स्ट हम लोग देखेंगे तो काफ़ी सिंपल था। 2018 का पार्ट सेकंड से भी लगभग आप देखेंगे तो उसी के सिमिलर ही या उसके अप्रॉक्स से आपको लेवल मिलेगा। और कहीं ना कहीं वही सारे टॉपिक में वापस बोलना चाहूँगा कि आपको रिपीट होंगे जहाँ हम लोग अभी तक देख कर आ रहे हैं। तो पहला जो आज का क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2018 के एनडीए के पार्ट फर्स्ट का, वो आपसे पूछा गया है सेंसस से। तो बच्चों सेंसस हम लोगों को पता है हर 10 साल में हमारे यहाँ सेंसस होता है। पहली बार हम लोगों ने 1872 में सेंसस देखा था, 1872 में। और पहला रेगुलर सेंसस हम लोगों ने करवाया था 1881 में। और तब से लेकर तो 2011 तक हमारे देश में लगभग 15 बार सतत कंटिन्यूसली सेंसस हुआ है। 2021 में भी सेंसस होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड 2021 का सेंसस अभी नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच आपने देखा होगा कि कई सारे राज्यों में अभी 7 जनवरी से, आपने सुना भी होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से या कई टेलीविज़न चैनल के माध्यम से, कि 7 जनवरी 2023 के दिन से बिहार में जातिगत आधारित जनगणना शुरू हुई है। यानी कि हमारे यहाँ अभी तक हम लोगों ने कास्ट बेस्ड सेंसस तो शुरू किया था 1881 से, लेकिन 1931 में हमने कास्ट बेस्ड सेंसस जाति आधारित जनगणना को समाप्त कर दिया था। लेकिन पुनः 2011 में भारत में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हुई। बच्चों लेकिन ये जो जाति आधारित जनगणना के डेटा थे 2011 के, ये सार्वजनिक नहीं किए गए हैं सरकार के द्वारा। और इसी वजह से कई सारे राज्य ने ऐसा ये इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने अपने राज्यों के अंदर, अभी तक बिहार में हम लोगों को 2023 में फर्स्ट में देखने को मिला है, इसके पहले भी कहीं एक आध राज्य में इस तरह का हुआ है। तो सेंसस से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। 2011 का ही सेंसस का डेटा हम लोगों को बताना, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2018 का। तो हमारे सामने जो डेटा है वो 2011 के सेंसस के ही है। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। इनमें से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों भारत में जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है। तो बच्चों मैं आपको एक यहाँ पर बोल सकता हूँ ट्रिक बताना चाहूँ तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यानी कि हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हम लक्ष्य सेट करते हैं, हम लोग हमारा एम गोल सेट करते हैं। तो ऐसा हम याद रख लेंगे कि लक्षद्वीप वालों ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। यानी कि लक्षद्वीप की साक्षरता लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है ना। और दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर नगर हवेली, ठीक है। अब तो हम लोगों ने दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को एक साथ मिला दिया, ये दोनों एक संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन हम लोग बात 2018 के पेपर की कर रहे हैं, उस समय ये दोनों अलग अलग थे। और 2011 में जब जनगणना हुई थी तो भी ये दोनों अलग अलग थे। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हवेली में रहने वाले जो लोग हैं नहीं, हमारी पढ़ने की सुविधा के हिसाब से हम लोग बच्चे याद रखने की ट्रिक हम लोग देख रहे हैं कि हवेली में रहने वाले लोग नहीं पढ़ते लिखते, इनकी साक्षरता इसलिए कम है ना, निम्न साक्षरता है, ठीक है। तो लक्षद्वीप वालों ने लक्ष्य हासिल कर लिया इसलिए साक्षरता ज्यादा, और दादर नगर हवेली की साक्षरता सबसे कम, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे लक्षद्वीप का लिटरेसी सबसे ज्यादा है और दादर नगर हवेली की लिटरेसी सबसे कम है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड और पुडुचेरी है। और यहाँ पर पूछ रहा हमने हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ का है। तो बच्चों सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे टोटल हो, ठीक है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित पूछेगा तो केरल, सॉरी लक्षद्वीप है। और यदि राज्य स्टेट पूछेगा तो केरल है। केरल में लिटरेसी सबसे ज्यादा और बिहार में लिटरेसी सबसे कम। तो मिनिमम लिटरेसी वाला स्टेट बिहार और मैक्सिमम लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा हो जाएगा, केरल। ये इसमें पुरुष महिला और यदि टोटल पूछा जाएगा तो भी हमारा डेटा यही होगा, टोटल में भी यही होगा, है ना। मेल लिटरेसी पूछेगा तो भी यही होगा और फीमेल लिटरेसी पूछेगा तो भी बच्चों यही होगा, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा है, तूफानी चालीसा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही, विचार कीजिए, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोरिंग 40s। तो आप लोगों ने रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s का नाम सुना होगा। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। क्या है ये? तो बेटा ये वेस्टर्ली विंड है। ये कहाँ चलती है? 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलने वाली, क्या है ये? वेस्टर्ली विंड है। दक्षिणी अक्षांश के बीच में चलने वाली एक पश्चिमी क्या बोलेंगे हम लोग, वेस्टर्ली विंड है, पश्चिमी पवने हैं या पछुआ पवने हैं। और ये जो पछुआ पवने हैं ये कहाँ से कहाँ चलती है?
ये पछुआ पवनें चलती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर। कहां से कहां चलती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां चलती है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलती है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग देखो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, दे आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड फाउंड इन द ओशन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ चलती है? सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है, तो हम पहले ही बोलकर आए कि 40 से 65 के बीच में चलती है साउथ में। दूसरा, द स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट्स आर कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द साउथ पोल एंड द अर्थ रोटेट इन द एब्सेंस ऑफ लैंड मासेस टू सर्व एज विंड ब्रेक्स। ये बोल रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह का कारण विषुवत वृत्त से दक्षिण ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वातरोधी की तरह कार्य करने वाली भू संयुतियों का आधिक्य होता है। तो बच्चों इस तरह का कोई भी यहाँ घटना नहीं होता है। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पर इस तरह का कोई भी शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं हम लोगों को देखने को मिलता है। सिंपल सा, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलने वाला एक क्या है? विंड है। और कैसा विंड है? परमानेंट विंड है। कैसा विंड है? परमानेंट। ठीक है, परमानेंट विंड के 3 टाइप्स है, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली विंड और पोलर विंड। तो दूसरा ये वेस्टर्ली विंड था, पहला ट्रेड विंड है जो कहां से कहां चलता है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट राइट है और बाकी सेकंड स्टेटमेंट हमारा बच्चों रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन नंबर 77, विषुवत वृत्त के आसपास का निम्न दाब वाला क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है ना, जिसको हम शांत पेटी का क्षेत्र भी बोलते हैं, साइलेंट जोन भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बच्चों, 2008 से 2015 तक पेपर लगाओगे तो लगभग 3 से 4 बार जरूर मिलेगा। और जहां सनातन पवनें शांत होती, सनातन पवनें मतलब प्रिविलेजेस या परमानेंट विंड जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, चिनूक एक लोकल विंड है ना, तब तो शुष्क पवनें जो कहां चलती है? ये चलेगी हिमालय जो आपका नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो रॉकी माउंटेन है उस रॉकी माउंटेन के प्लेन में चलती है। ये आपका रॉकी पर्वत है, इस रॉकी पर्वत के प्लेन एरिया में चलने वाली जो विंड है उसका नाम है चिनूक। क्या नाम है बच्चों? चिनूक। ठीक है, तो देखो डोल्ड्रम रीजन लो प्रेशर का बेल्ट है जो कहाँ है? इक्वेटर के आसपास सही है। और यहाँ पर जो विंड है वो कैसी हो जाती है? शांत हो जाती है, इसीलिए इसको हम साइलेंट जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट जोन या शांत पेटी का क्षेत्र। दूसरा, चिनूक इज ए हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लो विंटर एंड देयरफॉर राइजेस ए टेम्परेचर इन द शॉर्ट टाइम। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि चिनूक जो है ये क्या करती है? यहाँ पर जमने वाले आइस को मेल्ट कर देती होगी, इसलिए इसको हम स्नो ईटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नो ईटर, स्नो ईटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला भी और दूसरा भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़े। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ड्राई डेजर्ट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो पहले तो हम देखते हैं कि आटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, तो चिली के कोस्टल एरिया पर है। ठीक है, चिली के कोस्टल एरिया पर है, चिली के किनारे है कौन? आटाकामा। गोबी का डेजर्ट कहाँ है? तो मंगोलिया और चाइना के नदन पार्ट में है। सहारा डेजर्ट कहाँ है? तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नदर्न वाले रीजन में है। और कालाहारी जो डेजर्ट है वो कहाँ पर है? बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की बाउंड्री पर है। ठीक है, बोत्सवाना और दक्षिण अमेरिका की सीमा पर है। तो ये जो आटाकामा डेजर्ट है चिली वाले रीजन में, और यहीं से एक पास होके जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन पास होके जाता है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो वर्ल्ड का सबसे जो ड्राइएस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है? आटाकामा डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? आटाकामा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रेट के भंडार है, यहाँ काय के भंडार है? नाइट्रेट के। और इस नाइट्रेट का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो एक्सप्लोजिव बनाने में करते हैं, है ना, एक्सप्लोजिव बनाने में करते हैं, विस्फोटक पदार्थ बनाने में। और दूसरा इसका उपयोग हम करते हैं फर्टिलाइजर्स में। कहाँ पर करते हैं? फर्टिलाइजर, उर्वरक बनाने में। उर्वरक बनाने में और विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? हम लोग नाइट्रेट का यूज करते हैं। और एक सिल्वर नाइट्रेट भी होता है जिसका यूज हम लोग, है ना, मतदान के बाद में मतदाताओं की उंगली पर निशान बनाने के लिए भी करते हैं।
तो आगे हम लोग चले। आज इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अटाकामा डेजर्ट बच्चों, जो ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में चिली वाली कंट्री के किनारे है। फिर अगला है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस एक यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों? बैरोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। किसकी शुद्धता मापते हैं? दूध की शुद्धता। और इस बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं। और समान वायुदाब वाले स्थान को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम आइसोबार बोलते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार। यदि इस प्लेस का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना है जितना इस प्लेस का है, तो इन दो प्लेस को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, जो यहाँ का क्या बताती है? इक्वल प्रेशर, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं आइसोबार लाइन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेडक्वार्टर्स ऑफ रेलवे जोन? इसमें से कौन सी सिटी जहां पर रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है? कानपुर है क्या? तो बच्चों कानपुर में तो कोई भी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नहीं है, ये तो गंगा के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है। लखनऊ में है क्या? लखनऊ में भी नहीं है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है। हाजीपुर है क्या? हाँ, हाजीपुर है। और ये हाजीपुर कहाँ पर है? बिहार में है। और इस हाजीपुर में कौन सा मुख्यालय है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है। किसका है? ईस्ट सेंट्रल रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? सी, हाजीपुर बिहार। फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग आर करेक्ट? पहला, यह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एक पंजीकृत संस्था है। बिल्कुल सही बात है। 1965 में हमने इसको स्थापित किया है और नोएडा में इसका मुख्यालय है। ठीक है। इट इज ए कोलैबोरेशन बॉडी ऑफ बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि बच्चों हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि राष्ट्रीय है ना राजमार्ग अभियंता अकादमी जो है ये नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। 1965 में हमने इसको एस्टेब्लिश किया है। एक ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है और केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से चलती है। ठीक है। उन दोनों के सरकारों के क्या एक सहयोगी निकाय के रूप में दोनों के सहयोग के लिए संस्था हम लोगों ने बनाई है। फिर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे बच्चों, तो आप सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा एक रिवर इंडस। ठीक है। और इस इंडस रिवर में हम लोग जाकर के ड्रेन करेंगे किसको? चिनाब को। ठीक है। ये कौन सा रिवर है? चिनाब रिवर। ठीक है। इधर से कौन सा रिवर आ रहा है? झेलम। कौन सा रिवर है? झेलम। और यहाँ से हम लोग लेकर के आएंगे रावी रिवर को। ठीक है। और ये लेकर के आए हम सतलज रिवर को। ठीक है। ये सतलज रिवर है और सतलज रिवर में आ जाएगा ब्यास रिवर। कौन सा? ब्यास। और यहाँ पर हम देखेंगे तो चिनाब नदी की एक नदी और है सहायक, जिसको हम तवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तवी। ठीक है। तो देखिए हमसे पूछ रहा है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि इंडस जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सा नहीं है। तो आप कुछ जगह देखते होंगे कि सर चिनाब को गिरा रखा है डायरेक्ट किस में जाकर के? झेलम में जाकर, सॉरी इंडस में जाकर के। और कुछ जगह आपको देखने को मिल रहा होगा कि सतलज रिवर ड्रेन हो रहा है इंडस में जाकर। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सतलज को ड्रेन करवा रहे हैं। किसको ड्रेन करवा रहे हैं? सतलज को। तो देखिए सतलज ट्रिब्यूटरी और ब्यास उसकी सब ट्रिब्यूटरी। ब्यास उसकी क्या होगी? सब ट्रिब्यूटरी। और चिनाब जाकर हम गिरा रहे हैं सतलज में। कहाँ जाकर गिरा रहे हैं? सतलज में। और ये रावी रिवर। कौन सा रिवर? रावी। तो वैसे तो बेसिकली हम लोग देखेंगे आयोग के द्वारा इसका आंसर तवी दिया गया है। क्या दिया गया? तवी। कि तवी जो रिवर है वो इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। बट आप लोग ध्यान रखना, ये जो चिनाब है इसको हम इंडस में जाकर के गिराते हैं। ठीक है। और इंडस रिवर के नीचे से हम लोग झेलम रिवर को लेके आते हैं और झेलम को ड्रेन करवाते हैं चिनाब में। और चिनाब में जाकर हम ड्रेन करते हैं रावी को। किसको? रावी को। और रावी के नीचे से हम लेकर के आते हैं सतलज रिवर को। और सतलज में हम लाकर गिराते हैं ब्यास रिवर को और स्पीति रिवर को। ब्यास और स्पीति रिवर। ठीक है। तो जो तवी नदी है ये तवी चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। तवी जो नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी है। और ब्यास सतलज की है
ब्यास नदी सतलज की सहायक नदी और सतलज इसका पानी लेकर के जाएगी कहां पर, इंडस रिवर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ के आंतरिक कृत्रिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 1973 में हम लोग हमारे इंडिया में टाइगर रिजर्व की शुरुआत किए हैं। टाइगर रिजर्व की शुरुआत 29 जुलाई को हम लोग टाइगर डे सेलिब्रेट करते हैं। टाइगर डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इंडिया में सबसे बड़ा एरिया वाइज जो टाइगर रिजर्व है बच्चों कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो टाइगर रिजर्व है हमारा आंध्र प्रदेश में, वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया में। किसमें, एरिया में। ठीक है, बाकी आप देखेंगे मानस जो है, मानस कहां पर मिल जाएगा, असम में। पक्के या पक्खुई होगा ये, है ना, ये कहां पर मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और पेरियार कहां पर है, केरला में। पेरियार कहां पर है, केरला में। ठीक है, अभी हमने रानीपुर बनाया है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। रानीपुर एक हमने टाइगर रिजर्व नया एस्टेब्लिश किया है अक्टूबर 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोस्टल डिपोजिशनल फीचर। तो आप देखो टोम्बोलो, सैंड बार, स्टेक और स्पीड्स की बात हो रही है। तो देखिए जब किसी कोस्ट के पैरेलल यदि डिपोजिशन होता है सैंड पार्टिकल्स का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सैंड बार बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सैंड बार, तटरोधी का। ठीक है, इधर से कोई वेव चल रहा था, सागरी लहरें चल रही थी और लहरों ने क्या किया, तट के किनारे किनारे डिपोजिशन कर दिया। अब मान लीजिए एक कोई यहाँ कोस्टल एरिया था मेनलैंड का और एक कोई आइलैंड है, और इन दोनों के बीच में से डिपोजिशन हो जाए सेडिमेंट्स का, तो उसको हम टोम्बोलो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टोम्बोलो। ठीक है, और तीसरा हम देखेंगे स्पाइट्स। तो स्पाइट्स में क्या होता है, एक हिस्सा कोस्ट से अटैच रहता है और दूसरा ओपन रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक हिस्सा तट से कोस्ट से अटैच्ड है और दूसरा हिस्सा ओपन है कहां पर, ओशियन सी या गल्फ में। एक जो आपका पार्ट होगा वो कोस्टल एरिया से अटैच्ड होगा और अनदर जो पार्ट है ओपन रहेगा किसमें, वो ओपन रहेगा ओशियन सी या गल्फ में। ओशियन सी या गल्फ में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पीट। ठीक है, तो देखिए यहां पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तटीय निक्षेपण का लक्षण नहीं है, यानी कि कोस्टल डिपोजिशन फीचर नहीं होना चाहिए। डिपोजिशन इरोजनल होगा तो चल जाएगा। अब बात आती है स्टेक की। तो स्टेक क्या होता है, यदि हम लोग देखेंगे आपका ये तटीय मेहराब है ऐसा। ठीक है, एक कोई ये पानी के अंदर एक क्या था, मोन्स था, और ये बीच वाला जो रॉक ब्लॉक था ये एरोडेड हो गया। क्या हो गया, एरोडेड। और फिर बाद में इतना एरोडेड हुआ कि ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया, इसका डिस्ट्रॉय हो गया, और ये अकेले पिलर के जैसा खड़ा है पानी में। ठीक है, एक सिंगल पिलर के फॉर्म में वाटर में ऐसा कैसा स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है। तो ऐसे खड़े पिलर को हम क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेक, है ना। एक कोस्टल केव होता है। कोस्टल केव कब तक था, वो जब तक उसमें अंदर हम लोग देख रहे थे दोनों तरफ ये दो पिलर्स थे और बीच में से हम लोग देख रहे थे पानी आ रहा जा रहा था, तो केव पिलर था। क्या था, केव पिलर्स। ठीक है, या कोस्टल केव भी बोल सकते हैं हम इसको, कोस्टल केव, क्योंकि केव पिलर में फिर आप लोग ग्राउंड वाटर में पहुंच जाओगे। तो यहां पर हम लोग इसको क्या बोल देंगे, कोस्टल केव बोल देंगे। ठीक है, और यहां पर जब ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा, तो इसका एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर जो स्टैंडिंग होगा, खड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं स्टेक। तो बच्चों ये इरोजनल स्ट्रक्चर है, और बाकी जो टोम्बोलो है, सैंड बार है, स्पाइट्स है, ये कैसे हैं, डिपोजनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा स्टेक। बाकी बालूरोधी का, टोम्बोलो और स्पीड जो है वो क्या है, हमारे डिपोजनल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय अपर्दन लक्षण है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोस्टल इरोजनल फीचर। वहां पर डिपोजनल पूछ रहा था, यहाँ पर इरोजनल पूछा। यानी कि देखो कई बार एनडीए के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, यदि किसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, तो हो सकता है उस टॉपिक से रेगुलर आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाए सेम पेपर में। जैसे आप लोग 2022 का पहला पेपर या दूसरा पेपर उठा करके देखेंगे तो इरोजन डिपोजिशन वाले चैप्टर से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पर भी कुछ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो देखो एक हम लोग को दे रखा है नोच। क्या दे रखा है, नोच। अब नोच क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ये कोई कोस्टल एरिया वाला पार्ट था, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। अब जब यहाँ पानी कंटिन्यूसली टकराएगा तो ये हिस्सा कुछ इस तरीके से इरोडेड हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं खांच या नाच बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सी आर्क। सी आर्क जो भी हम बना करके आए थे इस तरीके से,
ये सी आर्क हो गया, बीच में से क्या हो जाएगा, इरोडेड हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक। अगला क्या है, कोस्टल क्लिफ। तो जब कट बन जाएंगे आपके कोस्टल वाले रीजन में, कहां पर बन जाएंगे, कोस्टल वाले रीजन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोस्टल क्लिफ बोलेंगे, कोस्टल क्लिफ। लेकिन जो हुक है, ये हुक क्या है, तो देखो ये हमारा इंडिया है सपोज, और ये स्पाइट्स बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, स्पीड्स बना हुआ है, स्पीड्स बना हुआ है ना, अभी हम लोग पढ़ के आए थे। अब इधर से कोई वेव चल रहा है, सी वेव, कौन सा वेव चल रहा है, सी वेव चल रहा है, सागरी तरंगे चल रही है। अब ये सागरी तरंगे क्या करेगी, ये सेडिमेंट्स को यहाँ से इस तरीके से ऐसा क्या करेगी, टर्न कर देगी। तो इस तरीके से या तो इधर टर्न कर दे, इधर टर्न कर दे, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, हुक होगा। क्या होगा, हुक। तो देखो यहाँ पर भी इरोजन हो रहा है, यहाँ पर भी इरोजन हो रहा है, यहाँ भी इरोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो सही होगा। कौन कौन से इरोजनल फीचर है, तो नॉच है ना, सी आर्क है, क्लिफ है, लेकिन जो हुक है ये डिपोजनल फीचर है। कैसा फीचर है, डिपोजनल फीचर है। ठीक है, तो आज की जो हमारी सीरीज थी 2018 का जो पार्ट फर्स्ट था, उसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट किए हैं। कल की सीरीज में अगले हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।